अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम घर वापस आ गए। कोई खास बात नहीं थी। सरफराज भाई हमें दिन में कई बार फोन करते थे और इत्मीनान दिलाया करते थे कि जाहिर है पापा की मौत के बाद वही हमारे बड़े थे। ताया अब्बू तो बेचारे खुद एक माजूल जिंदगी गुजार रहे थे। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक मैं कैसर खान के पास पहुंच गया। थोड़ी सी चहलकदमी के बाद कैसर खान के साथ बैठकर चाय पीना एक मामूल बन चुका था। और ये बिल्कुल हकीकत है कि मुझे इस तरह उसके पास बैठकर चाय पीने में बहुत लुत्फ आता था। इस वक्त भी मैं उसके पास पहुंचकर चारपाई पर बैठ गया तो कैसर खान पानी का एक गिलास ले आया जिसमें थोड़ा सा पानी था और ये गिलास किसी प्लेट से ढका हुआ था। ये पानी पी लो साहब। क्या है इस पानी में? पी लो साहब, बाद में बताएगा, उसने कहा और मैंने उसके हाथ से गिलास लेकर पानी पी लिया। कैसर खान ने गिलास मेरे हाथ से लेकर एक तरफ रख दिया। फिर बोला, साहब मैंने इस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा है, ये आपको दुनिया की मुश्किलों से महफूज रखेगा। बात असल में ये है कि मेरा बाल बच्चा लोग अब इस दुनिया में नहीं है। बस एक बहन है, मैं उसको ज़रूरत की चीज़ भेज देता है। पर साहब मैं भी इंसान है, मेरे दिल में भी मोहब्बत है। मेरे को माफ़ी देना, आप बहुत बड़ा लोग हैं, पर मेरे दिल में आपका प्यार इसी तरह है जिस तरह अपने बच्चा लोगों के लिए। साहब पैसा, नौकरी, तनख्वाह और रोटी इंसान का ज़रूरत है, लेकिन इन तमाम ज़रूरतों से बड़ा ज़रूरत मोहब्बत है। जिस तरह इंसान को भूख में रोटी का ज़रूरत होता है, इसी तरह इसका दिल में मोहब्बत का भी ज़रूरत होता है। मेरे को माफ़ करना साहब। यार ऐसी क्यों बातें कर रहे हो कैसर खान? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं साहब, मैं अपना हद से आगे बढ़ता है। अभी मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह पाक आपको कोई तकलीफ ना पहुंचने दे। जिस तरह मैं अपना बच्चा लोगों के लिए कलाम पढ़ता है और इनके लिए दुआ करता है, इसी तरह आपके लिए भी दुआ करता है। ये अल्लाह का कलाम पढ़कर फूंका हुआ पानी है। इंशाअल्लाह ताला आपको मुश्किलों से महफूज रखेगा। इंशाअल्लाह ताला कैसर खान, तुम वाकई मेरे बड़े हो। अभी तो मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है। ज़रूर साहब ज़रूर। मैं आपको एक बात बताए, मैं आज नमाज से पहले उठ गया था और मैंने सूरज जिन का वध शुरू कर दिया है। मैं जानता है आप बच्चा लोग हैं, आपको शायद मुर्शद का हिदायत याद ना रहे, पर मेरा तो और कोई काम ही नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो साहब, मैं रोजाना सूरज दिन पड़ेगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कैसर खान, मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे। कैसर खान ने गर्दन झुका ली थी। फिर वो अपनी जगह से उठा और चाय का इंतजाम करने लगा। अलबत्ता मैं उसे देखते हुए कुछ सोच रहा था। अल्लाह ताला ने हमें इतना दे दिया था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। बस नुकसान हुआ था तो सिर्फ ये कि पापा इस दुनिया से चले गए थे। कैसर खान जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स सिर्फ ड्राइवर बनाकर तो नहीं रखा जा सकता। जब वो हमारे लिए दिल में इतना प्यार रखता है तो हम पर भी कुछ फर्ज आयद होता है। लेकिन ये सब कुछ सरफराज भाई के आने के बाद ही हो सकता था। चाय के बाद मैं उठ गया। घर के मामूलात जो के तू थे। हिरा और सुल्ताना के साथ गप्पें होती रहीं। दानिया और मामा भी इसमें शरीक थी और ताया अबू भी। फिर मैंने एक अजनबी वजूद को घर में दाखिल होते देखा। इस वक्त मैं तन्हा था और घर के बैरूनी हिस्से में खड़ा था कि बड़े गेट से वो अंदर दाखिल हुए। दराज कामत, सफेद सर पर पगड़ी, नूरानी चेहरा, हाथ में एक बैग उठाए हुए सीधे अंदर चले आए थे। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि क्या ये कोई जिन है। मेरे करीब पहुंचकर उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। आप गलबन कोई मेहमान है जो यहाँ आए हैं? जी हाँ। आपको? मैंने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि वो बोले, जी आप आइए मेरे साथ। मैं गीती आरा बेगम का मौलिज हूँ और गाहे बगाहे उनका मुआयना करने के लिए आता रहता हूँ। इतना कहकर वो बेतकल्लुफ़ी से आगे बढ़कर अंदर दाखिल हो गए। मुझे याद आ गया कि एक बार मैंने हीरा और सुल्ताना से पूछा था कि क्या दादी अम्मा का बाकायदा इलाज हो रहा है? तो इन्होंने बताया था कि हाँ, डॉक्टर इश्तियाक मिर्ज़ा हफ्ता 10 दिन के बाद इनका मुआयना करने के लिए आते हैं। मैं उनके पीछे-पीछे चल पड़ा। ये साहब शक्ल सूरत से डॉक्टर ही नहीं मालूम होते थे, बल्कि लगता था कि कोई दीनी मुबल्लिग हैं। शख्सियत बहर तौर पर बहुत उम्दा थी और अगर डॉक्टर हैं तो वाकई ऐसे किसी नौरानी डॉक्टर का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसे पेशे के लोग तो बहुत मॉडर्न होते हैं। वो दादी अम्मा के कमरे के सामने पहुंच गए। फिर इन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मरीज और डॉक्टर के दरमियान तखलिया दरकार होता है। आप बराह करम जाइए और मुमताज साहब को मेरी आमद के बारे में बता दीजिए। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मैं एक लम्हे के लिए वहीं खड़ा रह गया था। मुझे अंदर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक कर दरवाजे को देखने लगा। कुछ अजीब सा एहसास हुआ था मुझे।
पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब की शख्सियत डॉक्टरों जैसी थी ही नहीं, और फिर बहुत ज़्यादा खुद एतमादी। अचानक ही मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आए। डॉक्टर इश्तियाक मिर्ज़ा सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि कुछ और भी हैं। दादी अम्मा की पुरस्कार शख्सियत का डॉक्टर साहब से कोई ना कोई गहरा ताल्लुक ज़रूर है। ये तमाम बातें सोचते हुए मैं वापसी के लिए चल पड़ा और फिर सीधा ताया अब्बू के पास पहुंचा। ताया अब्बू इस वक्त हेरा से बातें कर रहे थे। सुल्ताना और दादियाँ कहीं और थीं, शायद मामा के कमरे में। मैंने ताया अब्बू से कहा, वो डॉक्टर इश्तियाक मिर्जा आए हैं। दरवाजे से दाखिल हुए और सीधे दादी अम्मा के कमरे में चले गए, और दरवाज़ा इन्होंने अंदर से बंद कर लिया है। कोई परेशानी की बात नहीं है, इनका यही तरीका कार है, ताया अब्बू ने मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन वो डॉक्टर से ज़्यादा मुझे कोई आलिम मालूम होते हैं। हाँ बेटे, वो ऐसे ही हैं। सिर्फ MBBS ही नहीं हैं बल्कि आलिम भी हैं। इनकी तरफ से मुतमईन रहो। वो इसी तरह आते हैं और इसी तरह अम्मा भी को चेक करते हैं। हम में से किसी की जरूरत पेश नहीं आती, और अगर हम कमरे में होते भी हैं तो वो हमें बाहर जाने की हिदायत कर देते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली थी। वो लोग मुतमईन थे तो मुझे तशवीश ज़दा नहीं होना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर साहब की शख्सियत बड़ी मुनफरिद थी। यहाँ सब कुछ ही मुनफरिद था। ये किरदार अपनी जगह बेमिसाल था। डॉक्टर साहब आए तो मेरे सामने थे, गए कब कुछ पता ही नहीं चला। फिर उसी दिन शाम के 5 बजे एक और धमाका खेज अमल हुआ। इत्तेफाक से हम सब मगरिबी गेट वाले बरामदे में जमा थे और खुशगपियाँ हो रही थीं कि गेट के ऐन सामने स्याह रंग की एक लैंड क्रूजर आकर रुक गई, और हमारी नजरें उस तरफ उठ गईं। मैंने एक निगाह में ही उस लैंड क्रूजर को पहचान लिया। ये 100% वही गाड़ी थी जिसने इस दिन हमारा ताक़ुब किया था। मेरी मुतजस्सिस नजरें इसी तरफ उठी हुई थीं कि मैं इसके पिछले दरवाजे से किसी को उतरते हुए देखता रहा। ये एक कवि हैकल आदमी था जिसके हाथों में एक खतरनाक रिपीटर नजर आ रही थी। हम सब चौंक पड़े। लैंड क्रूजर से उतरने वाला का रुख हमारी तरफ नहीं था बल्कि दूसरी तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ से भी वैसा ही मुसल्ला आदमी नीचे उतरा था। इसके बाद हमने इन दोनों का रुख अपने गेट की तरफ होते देखा। एक तीसरी शख्सियत उनसे भी आगे थी, और शायद वही लैंड क्रूजर ड्राइव कर रही थी और इसके सामने से घूम कर आई थी। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न नौजवान और खूबसूरत लड़की थी जिसने नीले रंग की जीन्स और गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। आंखों पर सुनहरी फ्रेम और पिंक कलर के गिलास की ऐनक लगी हुई थी। वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो दोनों मुसल्ला अफराद बहादुर उसके पीछे चल पड़े। तब अंदाजा हुआ कि वो दोनों गनमैन थे। सायरा, हिरा के मुंह से निकला और मैं चौंक कर हिरा को देखने लगा। कौन सायरा? मैंने बेख्तियार पूछा। ताहिरा खानम की साहबजादी और हमारी भतीजी, ताया अब्बू तंजिया लहजे में बोले। इतनी देर में लड़की करीब आ गई। उसने बड़ी बेबाकी से एक एक की शक्ल सूरत देखी, फिर बोली, हेलो एवरीबॉडी। हेलो। मामा और दानिया बोलने में पहल करी। क्या बात है इम्तियाज अंकल, आप लोग मुझे देखकर भौंच कैसे रह गए? लड़की ने कहा, इसलिए बेटे कि यहाँ इस किस्म के जानवर कभी नहीं आते। हम ही नहीं, आसपास के लोगों में से जिसने भी तुम्हें देखा होगा वो भौंच कर रह गया होगा। ताया अब्बू बदस्तूर तंजिया अंदाज में बोले, और मैंने चौंक कर लड़की को देखा, लेकिन इसका चेहरा बेशिकन रहा। वो मुस्कुरा कर बोली, मामा ने मुझे बता दिया था कि यहाँ मुझे तंज और नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। हाँ, अगर कुछ देर बैठने की इजाज़त दे दें तो शुक्रिया अदा करूंगी। हाँ बैठो, तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त कैसे दे दी? ताहिरा खानम ने। इस पर मुझे ताज्जुब है, ताया अब्बू ने कहा। फिर मेरी तरफ रुख करके बोले, साहब ये सायरा हैं, सायरा विलायत अहमद, यानी तुम्हारी कज़न। शुक्रिया अंकल, आपने इन्हें मेरा रिश्ता बताने से गुरेज नहीं किया। सायरा मुस्कुराती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई, फिर मुझसे बोली, ये यकीनन मेरी आंटी हैं और ये दानिया। हेलो। दानिया और मामा ने बैक वक्त कहा। हेलो आंटी। हेलो दानिया। आप लोग ठीक हैं? क्या पियोगी सायरा? मामा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। नहीं आंटी, शुक्रिया, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। वैसे यहाँ आने पर पाबंदियाँ तो नहीं हैं? कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? ज्यादा नहीं हुए, मामा ने कहा। एक बात और पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? पूछो, मामा ने कहा। अंकल के बारे में जो कुछ सुना है, क्या वो थोड़ी सी मुदाखलत करूंगा बेटे। ये जो कुछ आपने सुना है वो जरिया बता सकती हैं आप? जी अंकल, जरूर बता सकती हूँ। आप जानते हैं कि मैं किस माँ की बेटी हूँ? एक आलिम मेरी माँ के अकीदतमंदों में से है और इनके इल्म का कायल है। ऐसी बातें मालूम करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। ओहो, अब वो रोशन ज़मीर भी हो गई हैं। रोशन ज़मीरी का तो पता नहीं है। हाँ, वो रोशन निगाह ज़रूर हैं। ताहम इन लोगों की यहाँ आमद और अंकल इम्तियाज़ के बारे में इखलाक जावेद साहब ने मामा को बताया था। मैं अब तक बिल्कुल खामोश था और इन लोगों की बातें सुन रहा था।
سائرہ بہت تیز تھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس لینڈ کروزر نے ایک دن ہمارا تعاقب کیا تھا، اور لگ رہا تھا کہ اسے سائرہ ہی ڈرائیو کرتی ہے۔ گویا ہمارا تعاقب کرنے والی وہی تھی، اور اب وہ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم سے ملنے آئی تھی۔